नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में भारत मंथन 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, उसके समापन सत्र को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। अमित शाह ने पूरे देश और दुनिया को बताया कि 31 मार्च 2026 वह निर्णायक तिथि है। उससे पहले देश नक्सलवाद से, वामपंथी उग्रवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। यानी कि 31 मार्च 2026 से पहले समूचा देश नक्सलवादी हिंसा से मुक्त हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक विशेष रणनीति चलाते हुए इस लाल आतंकवाद का अंत किया गया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि किस तरीके से समूचे क्षेत्र में अगर देखें, चाहे वो उत्तर पूर्व का क्षेत्र हो, चाहे वो वामपंथी जिले हो, चाहे वो तिरुपति से लेकर पशुपति तक का जो लाल कॉरिडोर बनाने की जो कोशिश थी, उसमें शामिल सभी जिलों की संख्या बेहद कम हो गई है। पहले ये संख्या 136 जिलों की होती थी, आज ये संख्या मात्र 6 जिलों की रह गई है। इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि नक्सल मुक्त भारत के लिए पूरी तरीके से मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और 31 मार्च 2026 से पहले सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। 2014 की तुलना में 126 जिले, जो अब मात्र 6 जिले बचे हुए हैं। उत्तर पूर्व की अगर बात करें तो सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में 70% की कमी आई है, नागरिकों की मृत्यु में 85% की कमी आई है। 2014 के बाद एक बड़ा नीतिगत परिवर्तन हुआ और वह नीतिगत परिवर्तन ये था कि हथियार छोड़ने वाले, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए रेड कार्पेट और गुलाब, और साथ ही साथ सशस्त्र संघर्ष की गूंज सुनाई देने वाले, सशस्त्र संघर्ष की बात करने वाले नक्सलियों के लिए गोली और गुलाब वह नीति थी जिसने पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया। सुरक्षा बलों को पूरी तरह छूट दी गई, जीरो टॉलरेंस अपनाया गया और ये किसी भी तरीके की जो सिंपैथी रखी जाती, चाहे वो विचारधारा के नाम पर या फिर पूर्ववर्ती सरकारों में अन्य राजनीतिक दलों को विचारधारा के नाम से जो पोषण किया जाता था, उस पर पूरी तरीके से नकेल लगाया गया, आर्थिक नकेल लगाया गया। जो लॉजिस्टिक सप्लाई की जाती थी उस पर नकेल लगाया गया और पूरे एक समग्र रणनीतिक व्यवस्था के तहत आज नक्सली हिंसा, पूरी तरीके से नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि इस देश में नक्सली हिंसा की समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि विचारधारा के नाम पर कहीं ना कहीं पोषण किया जाता था नक्सली हिंसा को। वामपंथ में हिंसा कहीं ना कहीं जायज ठहराई जाती है, लिहाजा ऐसे राजनीतिक दलों के लिए नक्सलवाद जैसी हिंसा को पोषित किया जाना कहीं अलग बात नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया कि किस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों में एक सिलेक्टिव सिंपैथेटिक अप्रोच रखा जाता था और वो सिलेक्टिव सिंपैथेटिक अप्रोच को उन्होंने कहा कि आज देश के सामने जवाब देने का समय है कि किस तरीके से इन विचारधारा के आड़ में नक्सलवादी हिंसा का पोषण किया जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सली हिंसा की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार रहा, ये देश जानना चाहता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विकास कहीं भी कारण नहीं था नक्सलवाद के उपजने का, जबकि सच्चाई ये है कि नक्सलवाद के कारण विकास नहीं पहुंच पाया है ऐसे जिलों और ऐसे पिछड़े इलाकों में। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि तिरुपति से लेकर पशुपति तक जो कॉरिडोर थे, उनमें जो बताए जाते थे कि 156 जिले हैं, उनमें जो पूरे के पूरे कॉरिडोर के बगल में 56 ऐसे जिले थे जो बुरी तरह से विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं थे, लेकिन वहां पर नक्सलवाद नहीं पनपा। यानी कि नक्सलवाद के पनपने के कारण वामपंथी विचारधारा थी, वामपंथी विचारधारा का जो मानसिक खुराक दे जाने वाली प्रवृत्ति थी वो थी, और साथ ही साथ पूर्ववर्ती सरकारों का उदासीन रवैया था, एक सेलेक्टिव अप्रोच था जो कि नक्सलवाद की समस्या को लगातार फलने फूलने दे रहा था और राष्ट्र की विकास को कहीं ना कहीं वो हैम्पर कर रहा था, उसे प्रभावित कर रहा था। आज इस विशेष कार्यक्रम हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे विशेषज्ञों की राय भी कि कैसे 2014 से लेकर 2025 तक नक्सलवाद समस्या के खिलाफ केंद्र सरकार ने कटिबद्धता दिखाते हुए, प्रतिबद्धता दिखाते हुए वामपंथी उग्रवाद के इस नक्सलवादी स्वरूप को समाप्त कर दिया है, अंतिम सांसें गिन रहा है। और वो तिथि भी निर्धारित की गई है 31 मार्च 2026, जब नक्सलवाद देश से समाप्त हो जाएगा। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत उचित समय पर इस चर्चा का आयोजन किया है। मैंने ही एक स्टेटमेंट दिया है
कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इस देश में नक्सलवादी समस्या क्यों पनपी, क्यों बढ़ी, क्यों विकसित हुई, इसका वैचारिक पोषण किसने किया? और जब तक भारत का समाज ये नक्सलवाद के विचार का वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं लेता है और उन लोगों को हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी। इस देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट थे। एक जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, दूसरा नॉर्थ ईस्ट और तीसरा वामपंथी कॉरिडोर। ये तीनों महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट देश की आंतरिक सुरक्षा को छिन्न विछिन्न कर रखे थे और करीब करीब 5 दशक से 4 दशक से हजारों लोग ये तीनों जगह पे पनपी फैली अशांति के कारण अपनी जान गंवाए थे। पूरा उत्तर पूर्व जो अपने आप को कटा हुआ महसूस करता था, उत्तर पूर्व में जाते हैं तो ये उस वक्त पूछते थे कि भारत से कब आए हैं। आज उत्तर पूर्व ट्रेन से जुड़ा, रेलवे से जुड़ा, वाटरवेज से जुड़ा। भौतिक दूरी तो दूर हुई ही है, मगर दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच में दिलों की दूरी भी दूर करने का काम ये सरकार ने किया। जम्मू कश्मीर 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। और कैसे समाप्त हो रहा है देश से नक्सलवाद और कैसे मिट रहा है लाल सलाम जैसे नारों का नामो निशान, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम सिंह जी, जो कि फॉर्मर डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, विक्रम सिंह जी। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडीजी बीएसएफ, फॉर्मर एडीजी बीएसएफ संजीव कृष्ण सूद जी। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। स्पष्ट तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वामपंथी विचारधारा के नाम पर जहां पर हिंसा को भी जायज ठहराया जाता है, दशकों तक नक्सलवाद जैसी समस्या को इस आड़ में पोषित किया गया, पुष्पित पल्लवित किया गया कि विकास न होने की वजह से नक्सलवाद फैला। स्पष्ट तरीके से पूरे देश को उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से विकास रुका और तिथि भी तारीख वो तय भी की 31 मार्च 2026। स्थिति भी आज वर्तमान में दिख रही, नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति, जिसका जिक्र भी उन्होंने किया, जिसका जिक्र अलग तरीके से सुरक्षा बल और सशस्त्र बल लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किए हैं, कि गोली भी और गुलाब भी, दोनों के जरिए खात्मा नक्सलवाद का। अश्विनी जी, आदरणीय सूद साहब, नमस्कार और जय हिंद। आदरणीय गृह मंत्री जी का हमने ओजस्वी वक्तव्य सुना और आपने उसके अंश प्रसारित भी किए। मैं समझता हूं कि उनका एक एक शब्द जो है हृदयस्थ करने योग्य है। और जो राष्ट्र ने एक कमर कस के एक संकल्प लिया था, दृढ़ संकल्प लिया था, एक तपस्या की थी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, देश की जो पुलिस बल है, उन्होंने अप्रतिम साहस और सूझबूझ दिखा करके आज उस मुकाम पे खड़े हैं कि राष्ट्र आज एक दावा कर सकता है कि 31 मार्च 2026 को नक्सल विहीन होगा। जैसे कि भगवान राम ने प्रतिज्ञा ली थी, निश्चर की हीन करो मही भुज उठाई प्रण की, लगभग उसी तरीके से आज हमारे राष्ट्र ने आज ये प्रण दिया है और ये होता दिखाई पड़ रहा है। यही चीज अगर 1 वर्ष पहले कही जाती तो अविश्वसनीय होती। आज आपके 126 में से मात्र 6 जिले ऐसे हैं जो कि कुप्रभावित हैं। हमने वो दुर्दिन भी देखे थे 2008 में, जब 40% भारत का भूभाग इससे आच्छादित था। लेकिन आज अगर जो तपस्या हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट्स हुए हैं, नए फोर्टिफाइड थाने बने हैं, नाइट लैंडिंग व्यवस्था की गई है, जो एटीएम और नई बैंक की शाखाएं हो गई हैं, तो दोनों आस्पेक्ट से विकास
पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस का समग्र इंटेलिजेंस कोलेशन। उन्होंने यह भी कहा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से लेकर के तमाम इंटेलिजेंस का कलेक्शन कोलेशन और एक समग्र तरीके से एक मुष्टिका बंद करके, अलग अलग उंगलियां नहीं, समस्त उंगलियों को मिला करके एक साथ, एक हाथ से विकास और दूसरे हाथ से ऑपरेशन। आदरणीय गृह मंत्री जी ने दो चीजों का बस एक वर्णन किया था। एक, जो उन्होंने 23 मई 2025 को एक बेस को निष्क्रिय किया जहां पर 2 साल का राशन आईईडी मैन्युफैक्चर करने का, और जहां उन्होंने कंपेयर किया 2005 में जहानाबाद में जेल ब्रेक हुआ था, नक्सल लीडर्स छुड़ाए गए थे और उस पर पूरा कब्जा किया था। कहा वो दुर्दिन थे और कहा आज ये सुखद दिन है कि उनका बेस समाप्त किया गया। और जिस तरीके से हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस ने जाके ये बेस बिल्कुल निष्क्रिय किया 23 मई 2025 को, सलाम है उनके जज्बे को, सलाम है राष्ट्र के जज्बे को। और ये चीज एक साल पहले भी अविश्वसनीय लगती थी, लेकिन अश्विनी जी ये जो कठोर तपस्या पुलिस और पैरामिलिट्री ने की है, उनके जज्बे को सलाम और जय। जी, निश्चित तौर से एडीजी, फॉर्मर एडीजी बीएसएफ संजीव कृष्ण सूद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तरीके से, विस्तृत तरीके से बताया कि चाहे वो आधारभूत संरचना का विकास हो, चाहे अस्पताल के स्थापना की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास की बात हो, और साथ ही साथ एक ल्यूक्रेटिव सरेंडर पॉलिसी भी। कई समस्याएं थी, 370 का खात्मा तो वर्तमान सरकार ने किया ही। नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवाद पूरा का पूरा चलता था, वामपंथी उग्रवाद जो चलता था, किस तरीके से 10 वर्षों की इस यात्रा को आप देखते हैं? आज जो अलगाववाद और उग्रवाद कहीं ना कहीं समूचे उत्तर पूर्व में था, पूरा तो शांत हुआ ही है, नक्सलवाद भी समाप्त हो रहा है। आपको और मिस्टर विक्रम सिंह सबको नमस्कार। और मुझे जिस प्रकार से जिस फोर्सफुली श्री अमित शाह ने अपना बयान दिया, उससे बहुत मुझे आश्वासन मिला है कि नक्सलिज्म की समस्या जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। और जो उन्होंने बात कही कि मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच उन्होंने ली है, वो बहुत अच्छी चीज है। और उसमें सबसे पहले ऐसे इलाकों में जिसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है, वो वायलेंस लेवल को कम करने की आवश्यकता है। और जैसा उन्होंने आंकड़े दिए, उस हिसाब से वायलेंस लेवल बहुत कम हो गए हैं और अब इसके ऊपर आगे काम करने की आवश्यकता है। प्रगति या विकास जैसा कहा उन्होंने, विकास, मैं भी उनकी बात से सहमत हूं कि विकास ही ऐसा कारण नहीं जिसकी वजह से ये नक्सलिज्म हुई है। विकास तो एक कारण है, परंतु वहां पर जो ट्राइबल इलाकों में जो उनके साथ कई दफा सरकारी कर्मचारियों, छोटे छोटे सरकारी कर्मचारियों से, फॉरेस्ट के लोगों से दुर्व्यवहार हो जाते थे, उसकी वजह से ये ज्यादा समस्या बड़ी हुई थी। विकास एक पहलू है इस समस्या का, जो उनके अधिकारों की लड़ाई है वो उनकी दूसरी समस्या है। तो मेरा ये मानना है कि वायलेंस लेवल्स जो बहुत नीचे लाए गए हैं, ये एक ग्राउंड बन गया है। अब इसकी मदद से हम इस समस्या को पूरी तरह से हल करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ वायलेंस लेवल को कम करने के लिए ये है कि हमारी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हुई है और टेक्निकल इंटेलिजेंस जो पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं होती थी, उसकी मदद से हम नक्सल्स को ट्रैक कर पा रहे हैं और उनको न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं। इस वजह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत सफलता मिल रही है और ऐसा ही काम आगे होता रहना चाहिए, जिससे कि इस समस्या पर पूरी तरह से कंट्रोल हो सके और उस इलाके का विकास हो सके। जी, विक्रम सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले आपने मानस की चौपाई का भी उद्धरण किया और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि विनय न माने ही जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। जी, स्पष्ट तरीके से गृहमंत्री ने कहा कि सरेंडर करने के ऑप्शन अभी भी हैं। सीज फायर किस बात का, एक बेहद स्पष्ट संदेश भी सबको कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपके पुनर्वास की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आप ये समझें कि किसी तरीके से विचारधारा के नाम पर किसी तरीके से उसको डिरेल कर सकते हैं, उसको भी स्पष्ट तरीके से आज उन्होंने खारिज किया। अभी
बेशक अश्विनी जी, आपने बहुत ही अनुभवी एडीजी सूद साहब का वक्तव्य सुना और अब हम भारत सरकार की जो कृत संकल्प है कि उसके आगे उन्होंने सीज फायर की बात कही। आदरणीय गृह मंत्री महोदय ने, कोई सीज फायर नहीं होगा, सीज फायर का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हम एक स्थिति में हैं कि हम इसका समापन भी कर देंगे अगले वर्ष 31 मार्च तक। हाँ, जिनका स्वागत है वो सब, गृह मंत्री जी ने बात यही समाप्त नहीं की, उन्होंने आंकड़े दिए। 73% ड्रॉप है पुलिस कैजुअलिटी में, 74% ड्रॉप है सिविलियन कैजुअलिटीज में, और जिस तरीके से रिकवरीज हो रही है और इनके बेसिस नेस्तनाबूद हो रहे हैं, ये एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही कि सीज फायर, कोई सीज फायर नहीं। और बिल्कुल सही, हम इसका स्वागत करते हैं और हमारे पैरा मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस का मनोबल और मोराल बिल्कुल आकाश छू लेगा ये ओजस्वी वक्तव्य सुन करके। और यही मार्ग भी है, उन्होंने आड़े हाथों हमारे जो वामपंथी बुद्धिजीवी हैं, तथा मैं कहूंगा तथा बुद्धिजीवी, उनको भी आड़े हाथों लिया कि आपने पशुपति तिरुपति के आपने जो कॉरिडोर निकालने की कोशिश की, जो भारत की पीठ में चाकू भोगने की कोशिश की, वो निष्प्राण और निष्प्रभावी हो चुका है। और वहां पर जहां विकास था उसको छोड़ दीजिए, विकास कोई कारण बहाना नहीं था नक्सलपंथी चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। आज जब एक कृत संकल्प शासन सरकार भारत और राज्यों में समन्वय है, उन्होंने छत्तीसगढ़ की मिसाल दी, बावजूद इसके कि सरकार किसी की भी हो, संकल्प केवल एक है, नक्सल उन्मूलन, तो उसके आड़े हाथे आने का कोई सवाल ही नहीं। गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि सरेंडर की संख्या बहुत ज्यादा है बनिस्बत इसके कि उनके जो निष्क्रिय किए गए हैं, और गिरफ्तारी की संख्या बहुत ज्यादा है। यह दिखाता है कि शासन प्रशासन की नीति और निर्णय बहुत ही अहिंसात्मक है, सबके लिए स्वागत है, गोली और गुलाब दोनों मौजूद हैं, ये चयन उनको करना है। निश्चित तौर से सूद सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से विक्रम सिंह जी ने कहा कि स्पष्ट तरीके से सारे विकल्प हैं और ये संदेश भी है कि किसी तरीके से इस अभियान को कमज़ोर करने की कोई विचारधारात्मक कोशिश या फिर किसी तरीके का वाह दबाव सरकार के ऊपर पड़ेगा ही नहीं। अगर देखें तो सुरक्षा बलों को उन्नत किया गया, जिस तरीके से नाइट लैंडिंग फैसिलिटी कहीं भी नहीं थी, हेलीकॉप्टर से व्यवस्था नहीं थी, जो FOBs थे उनकी कहीं ना कहीं फॉरवर्ड जो पोस्ट बनाए गए, हथियारों को दिया गया, स्पेशल जो दस्ते बनाए गए, और पूरी की पूरी अगर देखें तो समग्र तरीके से पुलिस को और ज़्यादा खुली छूट देते हुए ये पूरा का पूरा सशस्त्र बलों को खुली छूट देते हुए कार्य किया गया। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि पुलिस बलों को खुली छूट मिली हुई है, पैरामिलिट्री को खुली छूट मिली हुई है। ऐसा पहले भी था, परंतु फर्क सिर्फ ये हो गया है कि अब इस इलाके में रिसोर्सेज और ज्यादा दिए जा रहे हैं। पहले रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स थी, जिसकी वजह से इतने एग्रेसिव तरीके से वहां पर कैंपेन नहीं चलाए जा रहे थे। अब रिसोर्सेज बहुत हो गए हैं और इस वजह से पुलिस की स्ट्रेंथनिंग हो गई है, पुलिस थानों की स्ट्रेंथनिंग हो गई है। फोर्टिफाइड जो पुलिस थाने उन्होंने कहा, पुलिस स्टेशन कहे उन्होंने, वो फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन अब बन सके हैं क्योंकि रिसोर्सेज हो गए। और मेरा, जब मैंने पहले भी कहा, सबसे बड़ी जो चीज हुई है वो स्टेट और सेंटर के बीच में, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी में बढ़त हुई है, उसकी वजह से हम मिलिटेंट्स की मूवमेंट को ट्रैक कर पा रहे हैं और मिलिटेंट्स को फिर चुन चुन कर उनको हम एलिमिनेट करने की स्थिति में हो गए, क्योंकि वो इंटेलिजेंस रियल टाइम टेक्निकल इंटेलिजेंस है, उसमें उसकी जो है विश्वसनीयता पर कोई शक नहीं हो सकता। और इस वजह से उसको रियल टाइम में जब सिक्योरिटी फोर्सेस के पास में डिसेमिनेट कर दिया जाता है तो वो तुरंत एक्शन हो जाते हैं। साथ ही साथ ये एक जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो मैंने वहां पर पता किया, जो पुराने अनचार्टेड या अनमैप्ड एरियाज थे, धीरे धीरे हम अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस उन इलाकों की तरफ बढ़ा रहे हैं। जी। तो पहले हम अगर एक लिमिट पर थे, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़कर अबू जमाड इलाका जैसे है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर में, वहां पर हमारी प्रेजेंस नहीं थी। अब धीरे धीरे हमारे ऑपरेटिंग बेसेस वहां पर बनते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मिलिटेंट्स को मूवमेंट करने के लिए, उनको छुप जाने के लिए बहुत कम जगह मिल पाती है। जी। और वो लोग इस प्रकार से वो घेरे जाते हैं और हमारी फोर्सेज उनको
एलिमिनेट करने जी। में, न्यूट्रलाइज करने में जी, सक्सेसफुल हो जाता है। हम चर्चा जारी इंटेलिजेंस रखेंगे का आप बहुत दोनों खास महत्वपूर्ण मेहमानों से, और एक और भी सुखद खबर देंगे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से इस अभियान को जब तेजी से चलाया जा रहा है तो प्रतिदिन किस तरीके से और ज़्यादा सफलता मिल रही है। लेकिन वक्त हो चला एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं नक्सल मुक्त भारत अभियान की, और लाल सलाम इस जुमले का मिटेगा कैसे नामो निशान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत मंथन 2025 के अंतर्गत जब नक्सल मुक्त भारत और मोदी सरकार के नेतृत्व में लाल आतंकवाद के अंत इस कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे, ठीक उससे पहले नक्सल उन्मूलन की दिशा में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हाथ लगाई। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धमतरी और ओडिशा के सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में 3 टॉप नक्सली को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से 2 पुरुष और 1 महिला नक्सली के शव को बरामद किया। तलाशी अभियान के दौरान मौके से SLR 303 राइफल और 12 बोर की बंदूकें मिली। मारे गए 3 नक्सलियों में सीता नदी एरिया कमेटी का कमांडर श्रवण, नगर एरिया कमेटी का डिप्टी कमांडर राजेश ढेर हुआ है। श्रवण पर 8 लाख रुपए और राजेश पर 5 लाख रुपए और महिला नक्सली बसंती पर 1 लाख रुपए का इनाम था। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह साहब और साथ ही साथ BSF के पूर्व ADG संजीव कृष्ण सूद जी। सर, ये भी खबर इसी बीच आई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में अपने पूरी की पूरी रणनीति को देश के सामने रख रहे थे। साफ तरीके से नक्सली नेतृत्वों को निशाना बनाने की भी रणनीति सरकार ने बनाई। पता करो, निशाना साधो, खत्म करो की नीति। और पिछले 5 सालों में अगर देखें तो 15 से ज़्यादा शीर्ष नक्सली कमांडर भी नहीं कहना चाहिए, आतंकवादी कहा जाना चाहिए, पोलित ब्यूरो के सदस्य जो वामपंथी विचारधारा की आड़ में पोलित ब्यूरो और जो सेंट्रल कमेटीज इनकी होती उनके सदस्य किस तरीके से देखते हैं। और जब कि स्पष्ट तरीके से अमित शाह ने यह भी कहा कि विचारधारा की आड़ में पोषित किया गया, पुष्पित किया गया, पल्लवित किया गया, सेलेक्टेड अप्रोच लिया गया, सेलेक्टेड सिंपैथी दिखाई गई। ये प्रश्न मुझसे है अश्विनी जी? जी विक्रम सिंह साहब। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यहां माननीय गृह मंत्री संबोधन कर रहे हैं, वहां मालूम पड़ा ऐसी कामयाब मुठभेड़ हुई कि जिसमें श्रवण, राजेश और बसंती मारे गए। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है पुलिस पैरामिलिट्री की जागरूकता का कि उन्होंने आओ देखा न ताओ और उनका ऑपरेशन सतत क्रियाशील रहा है। पहले भी चल रहा था, वर्तमान में भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को और जो भी हमारी असॉल्ट पार्टीज थी उनको बहुत बहुत बधाई। और एक बड़ा महत्वपूर्ण जो गृह मंत्री जी ने बताया कि ED, CBI और तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां, इनका जो आर्थिक बेस है, जो पाप की कमाई है, जो इन्होंने जबरन धन वसूली करके इकट्ठा की, इनके एसेट्स को निष्क्रिय किया जाना। गृह मंत्री जी ने एक जो बेस के ऊपर जो उन्होंने एक चर्चा की थी 23 मई 2025 को, जिस तरीके से किया उन्होंने पूरा बताया। नदी, नाले, झरने के बीच से होते हुए 2 दिन मार्च करके, जहां 2 साल का राशन भी था, हथियार बनाने की फैसिलिटी भी थी, उसको कैसे निष्क्रिय किया। यह दिखाता कि फील्ड क्राफ्ट, स्ट्रेटेजी ऑफ टैक्टिक्स और एरिया डोमिनेशन, इन तमाम चीजों में हमारी फोर्सेज इतनी आगे हैं, उनको सफलता मिली। उनको भी बधाई। गृह मंत्री जी, भारत और आपको, सूद साहब को, सबको बधाई। चलते चलते आखिरी सवाल सूद साहब आपसे लेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति तो रही, लेकिन सरेंडर की नीति, पुनर्वास की नीति, उनके लिए बस्तरिया पलटन जैसे नए रोजगार की स्थितियां, और साथ ही साथ ऐसे जो ठेकेदार वहां पर तेंदूपत्ता की ऑनलाइन नीलामी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं आतंकवाद, उग्रवाद के आड़ में एक सुसंगठित अपराध और अर्थव्यवस्था वहां पर चलाई जा रही थी जिसमें बहुत सारे लोगों के हित जुड़े हुए थे। तेंदूपत्ता जो संग्राहक थे उनकी ऐसे आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल, विद्यालय, एकलव्य विद्यालय और साथ ही साथ पारदर्शिता, ये भी कहीं ना कहीं समग्रता में इस पूरे अभियान में बेहद कारगर साबित हुई। जी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती हैं वो काम करती हैं वायलेंस के लेवल को, हिंसा के लेवल को नीचे करना।
उसके आगे का काम एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल लेवल का होता है, जिससे जो फोर्सेस ने हिंसा को कम किया उसके ऊपर बिल्टअप करना उनका काम होता है। तो उस दिशा में ये इस प्रकार की इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, स्कूल, शिक्षा, अन्य इनिशिएटिव, वो बहुत अच्छी चीज है। मेरा और भी ये मानना है कि हमें जो लोकल वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनकी स्किलिंग करना बहुत जरूरी है। और वो की जा रही है। अभी जो स्थिति है उसमें वो एम्प्लॉयबल नहीं है। वहां पर जो भी माइनिंग या इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनमें अगर उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उससे उनकी आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी और वो लोग फिर जो मिलिटेंट लीडर्स हैं उनके उनकी जो इरादों को देख पाएंगे। उस पे कहीं ना कहीं पूरे समग्र तरीके से समुदाय भी और वो पूरा क्षेत्र भी विचारधारा को दरकिनार तो करेगा ही, साथ ही साथ मुख्य धारा में शामिल होगा। समय बहुत कम है। सूद साहब और विक्रम सिंह साहब, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपने विचार रखने के लिए। स्पष्ट तरीके से एक बार फिर ऐलान किया गया है कि 31 मार्च 2026, इससे पहले ही देश से वामपंथी पोषित नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया जाएगा और जो भी मुख्य धारा में शामिल होना चाहें उनके लिए गुलाब है और जो सशस्त्र संघर्ष में शामिल होंगे तो उनके लिए गोली है। चुनना उन्हें है, किसी तरीके का कोई सीज फायर नहीं है। हाँ, विचारधारा के नाम पर आतंकवाद या उग्रवाद या अलगाववाद को कतई पोषित नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।